चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम देखिए ग्रुप डी का जो 2025 की नई नोटिफिकेशन जो आई है इसके लिए मैंने फुल पीडीएफ को ओपन कर रखा है अपने लैपटॉप पे और यहाँ से मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं समझना आपके लिए। और फिर चलिए मैं बहुत सारा कुछ पॉइंट्स को पहले ही हाईलाइट कर रखा हूँ, तो इसके बारे में आपको कुछ डिस्कशन कर लूँ आपके साथ। चलिए तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर रखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 9 2025 है, यानी ये नम्मा वैकेंसी है ये 2025 का, और ये लेवल 1 ग्रुप डी के लिए निकाली गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें डिटेल मेन पॉइंट पर बातें करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले दिया गया है ये सारे टॉप कंटेंट इंडेक्स बनाया गया है। उसके बाद आपको जो मेन ध्यान देना है यहाँ एनेक्सर 2 1 2 3 ये सब दिया गया है। इसमें समय क्या दिया गया है, तो फॉर्मेट ऑफ अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट या कोई ओबीसी अंचल होते हैं, SC ST से आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, उन सबों के लिए ये कैसे अपना लगाना है उसके विषय में यहाँ पर पैराग्राफ देकर बताया गया है। तो उसके लिए मैं भी डिटेल बता दूंगा अभी ही। उसके लिए आपको क्या करना है, रेलवे फॉर्मेट इसमें दिया गया है पेज नंबर 43 में। उससे पहले आप जो भी स्टेट से हैं वहाँ से आप अपने RO लेवल या SDO लेवल का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और उसे बना करके फिर आप ये रेलवे का फॉर्मेट जो दिया गया है एनेक्सर 2 में, या अपने अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपके लिए क्या लगना है। जैसे एनेक्सर 2 दिया गया है ये ओबीसी एनसीएल के लिए, उसी प्रकार सबका अलग-अलग है 1 2 3 इस तरह कुछ है। और ए प्लस ए इसमें जो दिया गया है, जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए एनेक्सर 2 है तो एनेक्सर 2A उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। तो आप वहाँ से उसको निकाल करके प्रिंट आउट करा करके फॉर्म फिल अप करेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सबका साइन मोहर चाहिए, उसको आप करा लेंगे तो बेटर होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कब करानी है, अगर आप अभी करा करके इस फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो बेटर होगा, नहीं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट इश्यू कराया गया है वो 1 अप्रैल, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ डिटेल में। तो देखिए पहले क्या है, ये तो सारा फॉर्म फिलअप का डेट वगैरह दे दिया गया यहाँ पर कि 31 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और ये कब से, तो 2 मार्च तक लास्ट फॉर्म फिलअप रहेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए, और लास्ट पेमेंट आप 4 मार्च तक कर सकेंगे। और फिर ये सब एंड होने के बाद में 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आपको करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। तो इसकी आपको ज़रूरत ना पड़े इसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करने जानते हैं तो 2-4 दिन अभी पहले आप रुक जाइए, मैं इसके लिए वीडियो डिटेल ला रहा हूँ, क्या क्या आपके लिए इसमें रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलअप करने में, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। उसको देख करके पहले आप अस्थाई से समझेंगे क्या आपके पास ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। और ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको ध्यान से सारी बातें को एक-एक करके ध्यान से समझनी है कि कहाँ पर क्या फिलअप करना है, कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, लास्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ था, या तो सिर्फ आपके पास ITI हो या सिर्फ 10th पास भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज आपके 18 साल हो जानी चाहिए, उस हिसाब से फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप। और ये 7th CPC दिया गया है, नहीं 7वां वेतन आयोग के आधार पर बता रहा है ये आपका वैकेंसी निकली है। लेकिन आपको तैयारी सिर्फ 7वां वेतन आयोग के आधार पर नहीं करना है मेरे दोस्त, 8वां वेतन आयोग भी चालू हो चुका है 1 जनवरी 2026 से ही। वेतन भले अभी से जोड़ करके नहीं दे रहा है, जब ये लागू किया जाएगा 8वां वेतन आयोग तो 1 जनवरी 2026 से उसका बकाया वेतन जोड़ करके दिया जाएगा 8वां वेतन आयोग के आधार पर। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे, और 2026 आपके लिए गोल्डन एरा है। अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन एरा भी है 2026, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अगर चुनाव जहाँ है वो चुनाव के लेकर के वैकेंसी दे रहे हैं। रेलवे तो कंटिन्यू अपना रेलवे कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी निकाल ही रहे हैं, भले थोड़ा सा डिले होता है एग्जाम वगैरह लेकर के ज्वाइनिंग तक, लेकिन ये वैकेंसी निकाल ही रहे हैं, चाहे जो भी पोस्ट निकाले जितनी भी निकाले। तो आप अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप तैयारी इस तरह से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कॉन्फिडेंटली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हम बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज करके टॉपिक वाइज करके सारे वीडियोस अपलोड करेंगे कंटेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर बनेंगे, तो बहुत ही जल्द हम सारा अपना स्टूडियो सेटअप लगा रहे हैं, लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा दिया गया है, एज मिनिमम 18 से 33 तक, ये जनरल वालों के लिए है। मिनिमम 18 तो सबके लिए है, लेकिन अपर जो यहाँ दिया गया है ये जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। उसमें भी बहुत सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं आपको, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल हो गए हैं, SC ST के लिए 5 साल ऐसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट चलिए डिटेल में हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह तो बात की चीज़ है, वो तो पहले सब तैयारी करेंगे, अपना एग्जाम अच्छा से देंगे, मेडिकल वगैरह तो मैं चाहूँगा सबका ठीक ही होगा और आराम से हो जाएगा। 18 से 33 साल की एज क्राइटेरिया दी गई है यहाँ पर, और कब से कब तक एज काउंट किया जाएगा ये भी यहाँ पर दिया गया है, तो ध्यान से देख लें। हालाँकि ये सब आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, बस अपना आपको एज काउंट करना है। मैं मान के चलता हूँ जो भी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने वाले होते हैं, अधिकतर जो सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के जॉब चाहते हैं, उनका एज तो इतना एक्सपायर हुआ ही नहीं है, मैं मानता हूँ। और बाकी ओबीसी एनसीएल के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे 3 साल, SC ST के लिए 5 साल का तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया ही गया है। साथ में सर्विस जो कर रहे हैं उसके लिए भी देखिए अलग से दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का अगर जो भी कैंडिडेट हैं और वो ओबीसी से हैं एनसीएल में, तो 13 साल का उसका देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हैं SC ST कैंडिडेट, तो 15 साल तक का उसका है। और यूआरईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल तक के एज वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड स्टर रॉयल
ग्रुप डी आर रेलवे स्टाफ एंड सब्सटीट्यूट्स एंड हैव पुट इन मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस कंटिन्यूअस और इन ब्रोकन स्पेल्स, यानी या तो लगातार आप 3 साल जॉब कर चुके हैं रेलवे में, या छोड़ के बीच में भी अगर 3 साल पूरा हो चुका है, तो वैसे ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए इतना आपका एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी एंड सीएल के लिए इतना एज तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, एससी एसटी के लिए इतने एज तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। वही सारे इसमें दिया गया है रूल्स वगैरह, तो ये सब ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ज़रा बता देता हूँ। दोज़ अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट आएगा, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव बीन द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सीएन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एस ऑन द लास्ट डेट 2 मार्च 2026। यहाँ पर ध्यान देना, ये डेट दिया गया है। इस डेट तक आपको ये चीज़ें सब कुछ हो जानी चाहिए थी। इसके बाद रिजल्ट का इंतजार करने के बाद आपका नहीं होगा। आईटीआई है ना, ये सब के लिए दिया गया है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट। तो ये सारे यहाँ पर प्रोविजन दिया गया क्वालिफिकेशन को लेकर के। फीस में देख सकते हैं आप, यहाँ पर 500 रुपया दिया गया है, जिसमें से आपको 400 रुपये अमाउंट शैल बी रिफंड ड्यूरिंग कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक रिचार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी। एक कंडीशन आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ है ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और एग्जाम में नहीं जाते हैं, तो आपका जो रिफंड है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर रेलवे बहुत ही चालाकी की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीमेल्स और अन्य एस टी कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेंगे। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज। बैंक चार्ज जो लगेगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा, वो रेलवे के जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं, तभी आप रिफंड का फायदा उठा पाएंगे। और यहाँ पर जो दिया गया है, चलिए इस पर भी क्लच बाकी थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सब डिटेल दिया गया है। वो आगे रिजर्वेशन वगैरह का चर्चा किया गया है, तो वो सब इसमें ध्यान नहीं रखना है रिजर्वेशन को लेके, क्योंकि जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको सारा चीज़ पता है वो किस कैटेगरी से हैं और उनके लिए क्या रिजर्वेशन प्रोविज़न किया गया है, वो सब चीज़ें उसको पता ही होगा। ये सब तो खैर मेडिकल का बात है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ मेडिकल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मेडिकल वर्णन है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करके स्टार्टिंग से आप न्यू कैंडिडेट की जैसा फ्रेशर की तरह रजिस्ट्रेशन करके स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा वो अगली वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा। और एक पॉइंट और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जो ऑलरेडी जॉब में है, किसी भी जॉब में, रेलवे में या अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, उसके लिए यहाँ लिखा दिया कि एनओसी अप्लाई कर देंगे आप फॉर्म फिलअप करने के वक्त में, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो फिर वो कैंडिडेट खुद इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। अगर डीबी के वक्त में अगर आपको उसको फेलिंग किया जाएगा या वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे, कैंसिल और रिजेक्टेड पर यहाँ लिख दिया गया है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या कोई एम्प्लॉय हैं ऐसा कुछ, तो उसके लिए आप कर लेंगे, अंडरटेकिंग कर दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में, ठीक है। ये देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये प्रोसेस क्या है, तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी केवल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या है इसका, तो पहला सीबीटी एग्जाम होगा, आप तो सब जानते हैं। उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा, तब डीबी किया जाएगा। देखिए सीबीटी के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल जब कंप्लीट होगा तो डीबी एंड मेडिकल एक साथ ही करा लिया जाता है। और ये सब के लिए तो डिटेल वीडियो बाद में हम बना देंगे। पहले आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़ करके भी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए पहले आप, उसके बाद में ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस को मैं डिटेल समझा दूंगा। और ये देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये सिलेक्शन जो आपको दिलाएगा ये ध्यान रखना है। ये क्या है, तो आप देख सकते हैं 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। जनरल साइंस 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20। और 2025 में जो नौटंकी किया गया है इसमें से एग्जाम कराने वाले की तरफ से, आप ये देखेंगे इसमें जो दिया गया है ना, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 20, मेरे भाई 20 का 20 केवल करंट अफेयर्स ही डाला है। तो इस पर आप दिमाग ना लगा करके, मैं चाहूंगा कि ये 25, 25, 50 और 30, 80, ये 80 नंबर पर आप ज्यादा फोकस करेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें किसी को कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है। अगर आप तैयारी अच्छी से कर लिए तो मेरा मानना है कि 80 में से आप 70 के आसपास नंबर भी उठा लिए। करंट में केवल 5 से 10 नंबर तक ही आपको लाना है, तो मैं बता सकता हूँ किसी भी जोन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस बार का जो एग्जाम था, मैं खुद अपियर हुआ हूँ एग्जाम इस बार फिर से, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, इसलिए मैं एग्जाम में दे दिया हूँ। तो इसमें मैंने 95 का अटेम्प्ट लिया हूँ और ज़्यादातर मेरा जो है, देखिए करंट अफेयर ज़्यादा था, 20 आउट ऑफ क्वेश्चन था। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ये तीनों सब्जेक्ट को लेकर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इनमें सारा का सारा मेरा लगभग सही होने जा रहा है और 75 टू 80 के आसपास मेरा इसमें रॉ मार्क्स आ जाएगा। तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ऑलरेडी तो 3 साल से जॉब में ही, मैं ऑलरेडी तो 3 साल से जॉब में हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उसके बाद तो बहुत सारे, मैं एनटीपीसी का रिजल्ट दिया हूँ, अंडर ग्रेजुएट का, फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दे चुका हूँ। तो उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से रिजल्ट पर रिजल्ट आपको होता जाए, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो मैं बिल्कुल गाइड करने को तैयार हूँ। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज और क्या सब्जेक्ट है, क्या कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ाने को मैं तैयार हूँ। बिल्कुल नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा, सारा पीपीटी मिल जाएगी आपको डिजिटल बोर्ड का। तो चैनल से जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ये सारी चीज़ मैं कर पाऊँगा। अन्यथा मैं अपना ड्यूटी के बाद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तभी मैं ये सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, जय हिंद। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अगला वीडियो आने के लिए आप
इंतज़ार करेंगे। चलिए हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसको यहाँ पर स्टॉप